Hello students, my name is Sonali Martwal and today we are going to discuss History Chapter 1 What, Where, How and When। बहुत जनरल चैप्टर है जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ये हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं हम लोग छोटी क्लास में अभी तक जो पढ़ते हुए टिल क्लास 5 तक जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं दैट वाज रिलेटेड टू सोशल स्टडीज़। नाउ फ्रॉम क्लास 6 हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोशल साइंस की। ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोशल स्टडीज़ एंड सोशल साइंस। सोशल स्टडीज़ के अंदर हमने बहुत सारे जनरल टॉपिक्स पढ़े कि हमने किसी जगह के बारे में पढ़ लिया, वहाँ की पॉपुलेशन डिस्कस कर ली। ठीक है, ऐसे हमने इंडिया के बारे में कुछ पढ़ लिया। ठीक है, हमने क्लाइमेट पढ़ लिया, यानी कि जनरल बातें हम लोगों ने डिस्कस करी। लेकिन सोशल साइंस की जब हम लोग बात करते हैं तो साइंस में हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है, लॉजिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी मैं आपको ज्योग्राफी के टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि पहाड़ बने तो कैसे बने, इस एरिया में ज़्यादा बारिश आती है तो क्यों आती है, राजस्थान में कम रेनफॉल होती है तो क्यों होती है। ये सब कुछ हमें अब सोशल साइंस के अंदर पढ़ना है, इसलिए अब से हम सोशल स्टडीज़ नहीं सोशल साइंस बोलेंगे। और इसके 3 पार्ट्स होते हैं, अभी तक तो आप जनरली पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब हम 3 बुक्स डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। हम लोग वैसे आप लोगों की बहुत जनरल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो इसको सिविक्स बोलते हैं, पर अभी से ही अगर हम हैबिट डाल लें तो हम उसको बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, जहाँ पर हम अपने देश की पॉलिटी या पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब आप क्लास 9th में आ जाएंगे, 6, 7, 8 तक आप 3 किताब पढ़ेंगे। जैसे आप क्लास 9th में आएंगे आपकी एक और बुक ऐड हो जाएगी, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, उसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करें। लेकिन आज हम सबसे पहले अपना पहला चैप्टर जो कि बहुत ही जनरल चैप्टर है, पर क्योंकि आप लोगों के लिए पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो बहुत ज़रूरी है इसको अच्छे से पढ़ना। बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो इसके अंदर पूछी जाएगी और बताई गई है। ठीक है, सो जिस तरीके से हम डेवलप हुए, ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए, कहाँ एक अर्ली मैन था और कहाँ आपको आज अपने जैसे हम जैसे मॉडर्न मैन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको डेवलपमेंट ही तो कहा जाएगा। तो समय के साथ साथ हम बदलते गए, हमने चीज़ों को अडेप्ट करा, हमने सीखा कि अगर गर्मियाँ आती है तो एसी ऑन कर लो, कूलर ऑन कर लो, ठंडा पानी पी लो, सर्दियाँ आती है तो अपने आप को पूरा कवर अप कर लो। तो ये हमने अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रखा है। हमारे खाने का तरीका, हमारे रहने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पर डिपेंड करता है, राइट। सो human society has evolved over a period of time to what it is today. It is natural tendency of human beings to explore how the world and the human society has grown from the times immemorial. All the knowledge on these aspects have been explored is endorsed in books of history. Now history अगर मैं इसको 2 पार्ट में तोड़ूँ, his प्लस स्टोरी, यानी कि किसी की स्टोरी जब किसी के अंदर का हम डिस्कस करेंगे जिस बुक के अंदर, उसको बोला गया है हिस्ट्री। ठीक है, ये तो मैंने बहुत लोकल लैंग्वेज बताया, लेकिन अगर बहुत ही सही डेफिनेशन दी जाए तो स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स को हम बोलते हैं हिस्ट्री। ठीक है, इवन आप जब पैदा हुए वो भी एक हिस्ट्री में ऐड हो चुका है कि भाई मेरा बर्थ इस दिन हुआ था। ठीक है, जो इवेंट्स आप तब से लेकर आज तक करते हो तो जो कल तक हो गया वो सब हिस्ट्री में काउंट होगा, वो पास्ट है, बीत गया है, आप कर चुके, लेकिन आपको याद रहेगा क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ, राइट। सो हिस्ट्री इवेंट्स का स्ट्रक्चर्ड वे है। मैंने बताया आप पैदा हुए, उसके बाद के बाद के बाद के बाद एक के बाद एक जो इवेंट होते गए वो सब, तो ये सब क्रोनोलॉजिकली एडेड है कि भाई पहले आप पैदा हुए, फिर आप इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर आप प्ले ग्रुप में पढ़ने गए, फिर नर्सरी, LKG, HKG, देन फर्स्ट क्लास, फिर धीरे धीरे करके आप अपनी पढ़ाई पढ़ते गए आगे। तो ये आपका एक लाइफ का इवेंट्स है जो आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने जो आप लोगों को बताया, दैट्स व्हाट, ये सब हिस्ट्री में ही काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है क्रोनोलॉजिकली, यानी कि सीक्वेंस में होना किसी चीज़ का। जब भी हम आंसर्स लिखेंगे तो अच्छी वोकैबलरी का इस्तेमाल करें, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
ठीक है, किस तरीके से हिस्ट्री से हमको पता लगता है, इवन आपसे पूछते हैं आपके दादा परदादा कैसे थे, क्या कर, आप अपने मम्मी पापा से पूछते होंगे, ये सब चीज़ें हिस्ट्री के अंदर ही आती हैं कि किस तरीके से वो रहते थे, कहाँ हमारा पुराना घर था, कैसे हम रहते थे। समटाइम्स आप विजिट भी करते हो जगहों पर जो आज भी अगर आप लोगों की एग्जिस्ट करती होंगी, ठीक है। सो हिस्ट्री इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, मैंने भी आप लोगों को बताया 3 पार्ट्स में डिवाइड था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन का नाम लेना चाहूँगी जिनका नाम है हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस का नाम लेना चाहूँगी, ये इनका फोटो भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। हेरोडोटस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, ठीक है। सो इट वॉज ही हु इन्वेंटेड द वर्ड हिस्ट्री। 1 मार्क क्वेश्चन और MCQ के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये वो थे जिन्होंने हिस्ट्री को इन्वेंट करा, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में जाना। Now, he said history means study or investigation of past time. अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, who said this word? Who said this statement? आपको 4 ऑप्शन दे दिए क्योंकि आप लोगों को तो MCQs आते हैं। तो he said history means study or investigation of past time. लियो टॉल्स्टॉय से बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, एक ही नहीं थे, लेकिन हेरोडोटस का बहुत नाम जाना जाता है। लियो टॉल्स्टॉय, ही वॉज वन ऑफ द हिस्टोरियन जिन्होंने कहा द सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री इज द लाइफ ऑफ द पीपल एंड ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसा कोई ज़्यादा डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, आपको बस हेरोडोटस की याद रखनी है, पर इनके बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ रिकॉर्ड ऑफ किंग्स एंड क्वींस, इट कंप्राइजेज द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, कि किस तरीके से हम लोग रहे, समय के साथ साथ किस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ। तो सिर्फ हम बोलते हैं ना कि भाई हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ राजा महाराजाओं के बारे में, नहीं, इसके अलावा आपकी लाइफ और भी बहुत सारे लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में, जिसको भी आप आज पढ़ते हो उसको हिस्ट्री, चाहे वो आपकी क्यों ना हो, चाहे वो आपके एंसेस्टर्स की क्यों ना हो, राइट। एंड द स्कॉलर्स हु डिस्क्राइब द पास्ट आर ऑफन कॉल्ड, कौन होते हैं हिस्टोरियंस। एक क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज हिस्ट्री एंड हु आर हिस्टोरियंस, तो हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, हिस्टोरियंस those who study about past, उनको बोलते हैं हिस्टोरियंस, ठीक है। आर्कियोलॉजी, पास्ट को जानने के लिए, जैसे मैंने बोला कि आपका कोई पुराना पुश्तैनी घर हो गांव में, आप वहाँ पे विजिट करते हो तो आपके मम्मी पापा बताएंगे कि हम यहाँ पर खेला करते थे, ये हम यहाँ पर रहते थे, तो वो एक फिजिकल रिमेन है आपके पास्ट का, आपके पापा के पास्ट का, ठीक है। तो कोई भी पुरानी चीज़ जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई हो या किसी की भी लाइफ से जुड़ी हुई जो आपको उस समय के बारे में बताती हो, उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। और उस पढ़ाई को जिसमें उनकी स्टडी करते हैं, उन सोर्सेज की स्टडी करते हैं, जैसे पुराने मॉन्यूमेंट्स हुए, जो लोग उनकी स्टडी करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, और उस स्टडी को आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो आर्कियोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट एग्जामिन्स द फिजिकल रिमेन्स। फिजिकल रिमेन्स मैंने क्या बोला, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, पॉट्स हो सकते हैं, यूटेंसिल्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो पुराने समय की हैं, जो हमें पुराने समय के बारे में बताती हैं। म्यूजियम में जाते हो, बहुत सारे पुराने समय की चीज़ें देखते हो, तो वो क्या है, पुरानी फिजिकल रिमेन्स है पास्ट के, राइट। सो उस स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और उन सोर्सेस को आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बोला जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। नाउ जैसे मैं अभी आपसे पूछूं कि क्या डेट है, तो आप बता दोगे कि दिस डेट, दिस मंथ एंड दिस ईयर, यू नो अबाउट दैट। मैं आपसे आपका बर्थ डेट पूछूंगी, आप मुझे वो भी पूरा बता दोगे। मैं पूछूंगी आप लोगों से कि गांधी जी का बर्थ कब हुआ, 2 अक्टूबर को हुआ, ठीक है। मैं पूछ लूँगी कि भाई कि आपकी मम्मी का बर्थडे कब आता है, आप वो मुझे बता दोगे। दैट मीन्स यू नो द ईयर एंड ऑल दीज थिंग्स की सब। लेकिन ये ईयर का फ्रेम पहले नहीं चलता था। पहले जब डेट्स बताई जाती थी, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, ठीक है, तो AD और BC के फॉर्म में बताई जाती थी। इस तरीके से देखिए, आप इसको और अच्छा समझने का तरीका होता है, आप छोटी क्लास के अंदर नंबर लाइन पढ़ते थे कि ऐसे आप एक लाइन खींचते थे, ये बीच में जो लाइन है यहाँ पर आप 0 लिखते थे, यहाँ पर जो लेफ्ट में जो चीज़ें आएंगी वो माइनस में जाती थी, और राइट में जो नंबर्स आएंगे वो प्लस में जाते थे। इस तरीके से हम पढ़ते थे। सेम उसी को याद रखना है, यानी कि अगर मैं इस 0 से इस तरफ चलूँगी तो मैं पुराने समय में जा रही हूँ, और मैं अगर इस लाइन से इधर चलूँगी तो मैं नए समय की तरफ मूव कर रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ दिस
इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, BC एंड AD, दैट इज बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, और वैसे बोला जाता है आफ्टर डेथ, पर आफ्टर डेथ नहीं यूज करते, एनो डोमिनी यूज करते हैं। जीरो, ये जो लाइन है इसको 0 ईयर बोला जाएगा। ये जो 0 ईयर है इसको जीसस क्राइस्ट का बर्थ ईयर माना जाता है और उन्हीं को रेफरेंस में लेते हुए इस टाइम फ्रेम को बनाया गया, ठीक है। तो कुछ चीज़ों के आगे BC लगा रहता है, कुछ डेट्स के आगे AD लगा रहता है, तो वो इस बात को बताते हैं कि किस समय वो चीज़ हुई थी, ओनली रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। तो बिगिनिंग और रिकॉर्डेड हिस्ट्री, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड मिडिवल पीरियड, दिस इज कॉल्ड एंशियंट पीरियड, और ये जो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट है ये इस लाइन को यानी कि इसको 0 बोला गया। इससे पहले बिफोर क्राइस्ट एंड इससे पहले, इसके बाद में एनो डोमिनी और वी कैन से आफ्टर दैट, पर एनो डोमिनी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो यही चीज है व्हाट इज मीन्ड बाय BC एंड AD। हिस्ट्री डील्स विद द कंप्लीट स्टोरी ऑफ मैन, हिज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाउ टू मेजर दिस लॉन्ग पीरियड? ऑब्वियसली मेरी लाइफ के बारे में अगर जानना चाहो या आपकी लाइफ की, तो मेरा पास्ट पता होना चाहिए, मैं प्रेजेंट में क्या हूँ, मैं आगे क्या बनूंगी, दैट इज ऑल अबाउट माई लाइफ, ठीक है। तो ये सब कुछ कैसे जाना जाए, ये तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। इस एक एक दिन का इवेंट अगर लिखने बैठेंगे तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब किसी चीज़ के बारे में अगर जानना है तो हमारे पास कोई टाइम रेफरेंस होना ही चाहिए, कोई ना कोई इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम उन चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकें, ठीक है। द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, अब उन्होंने डिसाइड करा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम फोकल पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट मानते हैं, सेंटर वो मानते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम आगे पीछे का काउंट करेंगे, ठीक है। सो इफ एन इवेंट हैपन 100 years, इट वाज जस्ट अ कैलकुलेशन, एक एग्जाम्पल दे रखा है। इफ एन इवेंट हैपन 100 years बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, कि क्राइस्ट के बर्थ से 100 साल पहले अगर कोई इवेंट हुआ हो तो हम बोलेंगे 100 BC, और अगर बाद में हुआ हो तो 100 AD, ठीक है। द लेटर्स BC स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म आना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको मॉड्यूल से, ये रेजोनेंस का डिज़ाइन मॉड्यूल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट दे रखा है, बहुत सारी बुक्स से एक्सट्रैक्ट करके, ठीक है। तो इसलिए मैं इसी के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ हर एक चीज़, क्योंकि इसमें आपको NCERT का कंटेंट भी मिलेगा और अलग अलग बुक्स का कंटेंट भी मिलेगा, मिक्स है ये, तो बेस्ट वर्जन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। The letters BC stand for before Christ and AD stand for Anno Domini. Spelling याद रखिएगा. Which is simple language means, which in simple language means the year of the Lord. ठीक है, तो ये एक टाइमलाइन का जैसे एग्जाम्पल है, अगर नहीं भी बनाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So thus, while dealing with any date before Christ and we add BC, यानी कि अगर हम बिफोर क्राइस्ट के बर्थ से पहले कोई डेट को अगर हम बताते हैं तो हम BC लिखेंगे, ठीक है। और उसी तरीके से आफ्टर क्राइस्ट तो AD हम लोग उस वर्ड को उसके बाद में मेंशन करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रखा है, इट वॉज अ रियल एग्जाम्पल, इट सिंपली मीन्स दैट अलेक्जेंडर्स इन्वेजन टुक प्लेस 326 years before Christ and the Guptas ruled some 320 to 540 years after Christ। अगर कहीं पे लिखा है कि भाई अलेक्जेंडर इंडिया में आए थे 326 BC में, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 326 साल पहले ही अलेक्जेंडर इंडिया में आ चुके थे, ठीक है, ये इस चीज़ को। लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी डेट हमें एग्जैक्ट पता नहीं होती, जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, क्या आप बोलते हैं तुझे पता होगा कि हम उस दिन मिले थे जब बहुत तेज बारिश हुई थी, यू डोंट नो एग्जैक्ट डेट बट यू नो द अप्रॉक्सीमेट इवेंट विच टुक प्लेस, कि आपको पता है कि उस दिन क्या हुआ था पर आपको एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, ठीक है। ऐसे इवेंट्स बहुत सारे पहले भी हुए हैं कि वर्ल्ड जब वो हुआ था तो ऐसी चीज़ हो गई थी, जब अपन उधर जा रहे थे याद है तो एक उधर हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। वी डोंट नो कि शायद तक अप्रैल के मंथ में हम लोग गए थे, ऐसा हम लोग बताते हैं कि यार डेट तो याद नहीं है, ऐसे वर्ड्स हम, ऐसा हमारा कॉन्वर्सेशन होता है हमेशा किसी से। तो यानी कि हमें जब कोई डेट, ये पहले ऐसा होता था, अभी हम लोग ऐसा नहीं करते, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, कि अगर हमें कोई इवेंट
एग्जैक्ट पता नहीं होता था कि ये इस दिन हुआ था, तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग उसके आगे एक वर्ड लगाते थे, दैट इज सिरका। उसके आगे एक वर्ड यूज किया जाता था, सिरका, CIRCA, अप्रॉक्सीमेट इवेंट बताने के लिए। वी डोंट नो कि वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुआ था कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुआ था। तो हम लोग क्या करते थे उस वक्त, मतलब ये जो हिस्टोरियंस थे, हम लोग क्या बोलूँगी, हिस्टोरियंस वर्ड यूज़ करूँगी, वो लोग सिरका वर्ड यूज़ करते थे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एब्रिविएशंस यूज़ किए गए टाइम फ्रेम के लिए। देखो डू यू नो में दे रखा है, डू यू नो से क्वेश्चंस पुट अप कर लिए जाते हैं। सो अनदर सेट ऑफ एब्रिविएशन दैट इज यूज्ड विद द डेट इज दैट ऑफ BCE एंड CE। BCE stands for Before Common Era and CE for Common Era। ठीक है, ये भी टर्मिनोलॉजीज यूज की गई है। जब आप ये मॉड्यूल पढ़ेंगे तो इसमें जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे, इस डू यू नो में से एक क्वेश्चन पुट अप हुआ है MCQ में। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। राइट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है, how is the history of past relevant to an understanding of the present। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जब आप नई क्लास में आते हो या किसी नए स्कूल में एडमिशन लेते हो, जैसे आप लोगों ने रेजोनेंस में एडमिशन लिया 6th क्लास के अंदर, तो सबसे पहले जब आप आओगे तो हम आपसे आपके रिकॉर्ड्स मांगते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है आपकी 5th क्लास की, जिसमें रेस्पेक्टिव स्कूल से आपने पढ़ाई करी है उसकी मार्कशीट। इससे मुझे क्या पता लगेगा, वैसे तो आपको 6th में एडमिशन लेना है, भाई आई वाज टेकिंग योर 5th क्लास मार्कशीट, बिकॉज मुझे आपके बारे में पता चलेगा कि आपका क्या रहा है, किस तरीके से आपके मार्क्स आए हैं। ठीक है, किन किन सब्जेक्ट्स में आपने एग्जाम दिया है, किस में अच्छा परफॉर्म करा है, किस में आपको और ज़्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें उससे पता लग जाती हैं। तो यानी कि आपकी एक मार्कशीट के थ्रू आपकी पुरानी क्लास का जब पास्ट हमें पता चल गया, जिससे हमें क्या मदद मिली, जिससे हमें ये मदद मिलेगी कि हम आपके में जो कुछ वीक पॉइंट्स रह गए उनको और स्ट्रेंथन कर सकें और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को जान सकें, इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो उसी तरीके से किसी भी पर्सन के बारे में अगर जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, तो हमें पहले उसका पास्ट पता होना चाहिए, ताकि हम उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। ऐसा तो नहीं है कि पैदा होते 6th क्लास में आपको एडमिशन दिला दिया मम्मी पापा ने, सबसे पहले उन्होंने आपको चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना पीना सिखाया, फिर उन्होंने आपको स्कूल भेजना सिखाया, फिर वहाँ पर स्कूल के अंदर आप लोगों को क ख ग ABCD ऐसा बोलना सिखाया, फिर आप लोगों को वर्ड्स पढ़ना सिखाया, फिर आप लोगों ने स्टेटमेंट्स पढ़ना सीखा, फिर स्टेटमेंट्स बनाना सीखा, ऐसे बहुत सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखी। ठीक है, तो यही सब कुछ पास्ट है आपका, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिली। पूछ लेते हैं बेटे कौन से मीडियम से पढ़े हो, तो कोई बच्चा बोलता है मैम हम तो हिंदी मीडियम से हैं। तो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे पता लग गया कि बच्चा अगर हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है तो मैं प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर कर लूँगी तो उसको समझ में नहीं आएगा। इंग्लिश वाला बच्चा बोलेगा मैम तो हिंदी में पढ़ा रही हैं, तो हमें बायलिंगुअल होके पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये जानते हुए कि हर क्लास में सेम स्टूडेंट्स नहीं होते कि सबको इंग्लिश आए, कि सबको हिंदी आए। राइट, सो जो भी आज मैं हूँ या आप हैं, वो आपके पास की वजह से। आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी। ठीक है, मैंने डिग्रीज हासिल करी और आज मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं आपको पढ़ा सकूँ। आप लोग आज 6th क्लास में आए क्योंकि आपने 1st क्लास 2nd क्लास, आप हर एक क्लास को अच्छे से पास करते हुए आए और आज आप 6th क्लास में हैं। ठीक है, तो जो भी आज हम हैं वो हमारे कल की वजह से। हम अगर अच्छे बच्चे हैं तो हमारा कल अच्छा था, हमने अच्छी अच्छी बातें सीखी, हमने अपने पेरेंट्स की बातों को फॉलो करा। अगर हम गंदे बच्चे बन गए तो इसका मतलब हमने अपने मम्मी पापा की बात को नहीं मानी। ऐसे गंदा बच्चा कोई होता नहीं है, शैतान बच्चा कहते हैं उसको। ठीक है, नाउ सो इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग वी विल हैव टू गो टू इट्स रूट्स। मैंने बताया आपकी मार्कशीट मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, और फाउंडेशन, या मेरी सोशली क्लास में आओगे तो आई विल आस्क कितने मार्क्स आए थे बेटा आपके लास्ट क्लास में, ये लास्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, फिर मैं आपसे आगे बात करूँ। तुमने पढ़ाई नहीं करी होगी,
ठीक है, या अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको शाबाशी मिलेगी, वेरी गुड, वेल डन, राइट. So if we want to understand anything, we will have to go to its roots of foundation. If we want to know about any country or a nation, इंडिया के बारे में जानना है तो लोग गूगल कर लेते हैं इंडिया के बारे में, पर उसमें लिखा रहता है क्या है, कौन है यहाँ का प्रेसिडेंट, कौन है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, किस तरह की कंट्री है, क्या है यहाँ की पॉपुलेशन, ये सब कुछ. इससे क्या अंदाजा लगेगा कि ये देश एक कैसा देश है, डेवलप्ड देश है, अनडेवलप्ड देश है, किस तरह का देश है. ठीक है. नाउ many of our beliefs and tradition are deep rooted in the past. If you want to understand India today, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कल्चर कस्टम में चलती हुई आती हैं, हमें उनको भी ध्यान में रख के, तो ये कहाँ से आई, ये पास्ट से आई कि किस तरीके से चीज़ें फॉलो हो रही हैं. ठीक है. There is no denying the fact that we have inherited many good things. Obviously, हमने अपने ancestors को हिंदी में बोलते हैं हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा. ठीक है, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा. नॉट ओनली दीज आर आवर एंसेस्टर्स, ग्रीक्स, टर्क्स, जो हमारे इंडिया में है, बहुत सारी गुड्स एंड बैड हैबिट्स हम लोगों ने उनसे सीखी. ठीक है. सो और उनकी वो चीज़ें यहाँ पर आके बस गई. जैसे कि बहुत एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ, पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स, ये सब क्या है, ये सब बाहर का फूड था. वेस्टर्न कल्चर में ये सब कुछ चलता था, अपने इंडियन कल्चर में ये सब नहीं था. लेकिन जब से MNCs, मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे कि मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल ले लेती हूँ, ये इंडिया में आए तो ये बर्गर के कल्चर को, पिज़्ज़ा के कल्चर को, और जो दूसरी ये डोमिनोज हुआ, ये सब वो कल्चर हमारे इंडिया में लेकर आए. अब ऑब्वियसली उनके में अलग वर्जन का पिज़्ज़ा बनता है, अपना इंडियन वर्जन का पिज़्ज़ा बनता है या बर्गर बनता है, लेकिन हमने उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया. तो अब हम उनके उस तरीके से रहने लगे, यानी कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर मिक्स हो गया. हमने अपने अकॉर्डिंग और उनके कल्चर को अपने अकॉर्डिंग तोड़ मोड़ के आगे काम किया. ठीक है. द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री हेल्प अस इन इम्बाइबिंग द स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, कि किस तरीके से अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते थे. ठीक है, आज भी रहते हैं, राइट. तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर, रिलीजन, जेंडर, लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल यहाँ पर रहते हैं. ठीक है. The ancient people strove for unity and gave one name to the whole country, that is भारत. इंडिया को ये नाम दिया गया भारत, which extend from Himalayas to Cape Comorin and from the valley of the Brahmaputra in the east to the land beyond the Indus. इन नदियों के नाम है कि एक वो लैंड जो कि ब्रह्मपुत्र से इंदस तक, हिमालय से केप ऑफ कोमोरिन तक जो एक जगह है, लैंड मास है, उसको बोला गया है भारत. ठीक है. We should also imbibe the spirit of unity. आज बोलते हैं ना कि हम सब एक हैं, एक साथ रहते हैं, that is called the caste system. लेकिन एक जो जातिवाद हमारे यहाँ पर चलता है, और ज़्यादा हिंदी वर्ड हो गया, थोड़ा अच्छे से बताती हूँ. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो एक हमारे यहाँ पे वर्णा सिस्टम फॉलो किया जाता है, या अपर कास्ट लोअर कास्ट का सिस्टम हमारे यहाँ पे फॉलो किया जाता था, आज भी होता है पर इतनी लार्ज स्केल पे नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमारी यूनिटी को थोड़ा अफेक्ट कर रहा भी था. जैसे आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयाँ करवाई गई थी, ये भी आप लोगों ने देखी थी. ठीक है. ब्रिटिशर्स ने जो एक यूँ कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में, वो सारी. अब बहुत अच्छा टॉपिक, क्योंकि जब हमने यहाँ पर भारत वर्ड बोल ही दिया है, तो क्यों ना अब हम अपने देश के बहुत सारे नाम डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो अब टॉपिक आता है नेम्स ऑफ आर कंट्री. हमारे कंट्री के डिफरेंट नेम्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अलग अलग लोगों की अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग बोलने का तरीका, उनका एक्सेंट अलग होता था. ठीक है. और सब लोगों ने अपने तरीके से हमारे देश को नाम दिए. इंडिया में तो बहुत सारे लोग एक्सप्लोर करते हुए आए थे. क्यों? इसका कारण था बहुत बड़ा कि इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज पाए जाते थे, जिससे उनको काफ़ी हेल्प मिली, मतलब वो उनको चाहिए थे, वो लोग ट्रैवल करते थे. ठीक है. सो ये वो सोर्सेज थे जो जिसकी रिक्वायरमेंट उन लोगों को थी, जो उन लोगों को चाहिए थे. राइट. नाउ इफ़ वी डिस्कस, अगर हम इसको और आगे डिस्कस करते हैं, तो अलग अलग समय के साथ साथ इंडिया को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा. बट टू ऑफ देम, भारत एंड इंडिया, ये आप लोग आज भी जानते हो. ठीक है. हिंदी में हम लिखते हैं भारत, इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग इंडिया. ठीक है. द नेम भारत इज मेंशन, ये कहाँ पर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसमें एक एक लाइन से वन वर्ड के मतलब MCQ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं. सो द नेम भारत इज मेंशन इन ऋग्वेद, द अर्लीस्ट वर्ड इन संस्कृत. संस्कृत का सबसे पुराना जो बुक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वो सोर्सेज
जिसमें ये नाम भारत नाम मेंशन किया गया है, जो कि आज से 3,500 साल 3,500 ईयर्स अगो पहले मेंशन किया गया था, जो वर्ड हम आज भी यूज़ करते हैं। वर्ड्स तो और भी बहुत सारे थे लेकिन ये फेमस था, ठीक है। नाउ इनिशियली द नेम भारत वॉज यूज फॉर दोज पीपल, स्टार्टिंग में ये वर्ड जो था भारत, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो कि कंट्री के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रहते थे, लेकिन बाद में ये होल कंट्री यानी कि पूरे देश के लिए यूज़ किया जाने लगा। आज हम हिंदी में जब लिखते हैं तो भारत ही लिखते हैं, ठीक है। आज हम बोलते हैं हम भारतीय हैं, हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। द नेम इंडिया कम्स फ्रॉम द, इंडिया जो वर्ड था ये एक वर्ड से आया इंडस, इंडस नदी का नाम है, ठीक है, जिसको सिंधु कहा जाता था संस्कृत भाषा में, ठीक है। बोथ द इरानियंस एंड द ग्रीक्स, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री में नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आए, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया, ठीक है ना। ये वो लोग थे जो कि इंडस को जानते थे, वहाँ से उसके थ्रू यहाँ पर इंडिया में पहुँचे थे, और वहाँ पर कभी कभार ये लोग उसको हिंदोज या इंदोज भी कहते थे, ठीक है। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द इंडस केम टू बी नोन एज, यानी कि इंडस के ईस्ट में जो एरिया है उसको बोला जाने लगा इंडिया। मतलब लोगों ने अपने हिसाब से अलग तरीके के नाम दे दिए जो उनको अच्छा लगा, ठीक है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो नाम थे ये आज भी आप लोग भी बोलते हो, ठीक है, वी नो ऑल दीज नेम्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है द ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। थोड़ी हमारी ज्योग्राफी के बारे में भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर हम लोग। सो किस तरीके से ज्योग्राफी है मदद करती है हमारे पास्ट और उसके बारे में बताने में, ठीक है। तो मैंने आपको बताया जो खाना आप खाते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं, वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं। राजस्थान का बोल दूँ तो यहाँ पर लोग वाइट कलर के कपड़े, कॉटन के क्लोथ्स ज़्यादा पहनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है। अगर मैं वहीं कश्मीर की साइड चल जाऊँ तो वहाँ पर लोग ठंड वाले कपड़े, ऊनी कपड़े, बहुत शॉल के, वहाँ के शॉल बहुत फेमस है। वहाँ के लोग नॉनवेज बहुत खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है, ठीक है। तो दिस ऑल डिपेंड्स इन वॉट जोग्राफिकल एरिया, आप किस जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हो। इवन आप लोग भी जहाँ जहाँ पर रह रहे होंगे, जिस भी स्टेट में रह रहे होंगे, जिस भी एरिया में रह रहे होंगे, आपने अपना रहने सहने खाने पीने का तरीका उसी तरीके से डिफाइन कर रखा होगा। और ये भी हमारे उस के बारे में, ये पास्ट में या हिस्ट्री को जानने में काफ़ी मदद करते हैं, ठीक है। नाउ सो द फॉलोइंग फिजिकल और जोग्राफिकल, द फॉलोइंग फिजिकल और जोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये आप इवन 10th क्लास तक जब हम चलेंगे, 9th क्लास तक की बात करें, इनको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। 7th में भी ये बातें आएंगी, 8th में भी ये आएंगी आप लोगों को, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयाज है हमारे यहाँ पे, नॉर्दर्न प्लेन्स जो सबसे फर्टाइल एरिया है उनको प्लेन्स बोला है, प्लेट्यू जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जो नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कोस्टल रीजन, हमारे इंडिया के मैप में जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो डेजर्ट और आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, उनके बारे में ये हमारे इंडिया के अंदर ही कंप्राइज होते हैं, उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। हिमालयस की अगर हम बात करें तो ये बैरियर का काम कर रहे हैं। इन व्हाट सेंस ये बैरियर का काम कर रहे हैं कि ये ठंडी हवाओं को इंडिया में आने नहीं देते और बारिश के बादलों को बाहर नहीं जाते। लेकिन ये तो अभी की बातें हैं, पहले ये बैरियर काम करते थे कि लोग पहले इन रास्तों के ज़रिए इंडिया में घुसते थे। आज तो वहाँ पर बॉर्डर्स बना दी गई हैं, आजकल हमारे BSF तैनात हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हैंस एवरी फ्यू इन्वेजन्स इसी साइड से मैक्सिमम हुआ, क्योंकि पहले हेलीकॉप्टर ये सब तो चलते नहीं थे, ठीक है। और इन्हीं वजह से इंडिया में अलग अलग जगहों से, चाहे वो वाटर के थ्रू आ रहे हों, चाहे वो इन पहाड़ों के थ्रू आ रहे हैं, इंडिया में अलग अलग जगह से लोग आए इंडिया को इन्वेट करने, यहाँ के रिसोर्सेज को लेने के लिए, ठीक है। तो वास्ट एंड फर्टाइल प्लेन्स, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है यहाँ पर of the North India formed the base for the establishment of vast empire like that of, और ये जो फर्टाइल एरियाज थे यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आकर रुके। क्यों? राजा महाराजाओं ने क्यों इन एरिया में सबसे ज़्यादा स्टैब्लिश हुए? क्यों? जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया बात कर लेते हैं, तो ये सबसे फर्टाइल, इंडिया में खेती बाड़ी बहुत होती थी, रेवेन्यू यानी कि अगर टैक्स लेना है तो वो इस एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा लिया जाता था। अब अगर उससे आपको पैसा लेना है तो आप, अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है, अगर राजा महाराजा उनका तो मेन सोर्स ऑफ इनकम ही रेवेन्यू होता था, जो पैसा वो लोगों से लेते थे टैक्स की फॉर्म में, तो आपको इन एरियाज़ को अपने कब्जे में उसको ऑक्यूपाई करना होगा, उसको कॉन्कर करना होगा, और ऑटोमेटिकली आपका जो भी रेवेन्यू होगा वो आपके हाथ में आएगा। और इस वजह से भी लोग यहाँ पर आए, ठीक है। पाटलिपुत्र, जिसको आज आप पटना बोलते हो,
ठीक है। तो बिहार इंक्लूडिंग झारखंड वाज स्टिल स्टोर हाउस ऑफ आयरन ओर। अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ इन सब की बात करें, ठीक है, अगर मैप को आप रिमाइंड करो, रिकॉल करो, अब मैप रिकॉल होना चाहिए, जैसे मैं बोलूँ इंडिया का मैप तो आपके दिमाग में रिकॉल होना चाहिए कि ये स्टेट इधर है, ये स्टेट इधर है, इस तरीके से बार बार देखोगे अपने आप रिकॉल कर पाओगे। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे मैप रिकॉल कर लूँ मैं दिमाग में। बार बार किसी चीज़ को देखते हो तो अपने आप वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है। द डेक्कन एरिया, ये वो मिलिट्री बेस है जहाँ पर अलग अलग एम्पायर्स के रूलर्स आकर रहे, ठीक है, क्योंकि the Deccan provided a good military base, so even the mighty empires of the north could not easily win and keep those areas under their control for a long time. This was the main reason कि मराठास क्यों इन एरिया को ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास मिलिट्री नहीं थी इतनी, ठीक है। कोस्टल एरियाज की अगर हम बात करें तो पहले के समय में जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती थी वो कोस्टल एरियाज के पास से ही होती थी। वाटरवेज, सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको कहा जाता है, पहले के समय में जब लोग इंडिया आए तो या तो वो पानी के थ्रू आए या वो पहाड़ियों के थ्रू आए, ठीक है। तो कोस्टल एरिया से सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई है, ये यहाँ पर बताया गया। ये वही चीज़ जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में यहाँ पर बता। ये आपके इंडिया का मैप, ठीक है, इसको फिजिकल मैप बोलेंगे। इसमें से कुछ ही चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। नाउ the most important topic that is called the sources of history। हिस्ट्री के सोर्सेज को कैसे जाना जाए, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री के अगर सोर्सेज के बारे में अगर हम जाने तो हिस्ट्री किस किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि आपके दादा परदादा का पुश्तैनी मकान, गांव में कोई आपका मकान है तो वो आपका हिस्टोरिकल सोर्स, उसको बोलोगे आप आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लेकिन अगर किसी के ऊपर कोई किताब लिखी हुई है, ठीक है, तो जैसे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, राइट, तो ये वो किताबें हैं जो किसी के ऊपर या किसी के द्वारा लिखी गई हैं। ऋग्वेद अभी आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा, तो ये कौन से सोर्सेज हुए, ये वो सोर्सेज हैं जिन्हें लिटरेरी सोर्सेज कहा जाता है, बुक्स। एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसमें आपके जितने भी फिजिकल रिमेन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हुए, कॉइन्स हुए, यूटेंसिल्स हुए, क्लोथ्स हुए, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस हुए। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है समथिंग रिटन ऑन हार्ड सरफेस, वो आपके किसके अंदर आएंगे, आर्कियोलॉजी। लिटरेरी सोर्स के अंदर लिटरेरी सोर्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक होता है रिलीजियस, जो धार्मिक ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सेक्युलर लिटरेचर, ठीक है, इसके बाद ये धार्मिक किताबें हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में आए, रिलीजियस, सेक्युलर, यानी कि रिलीजियस तो वो ही जिसमें सारी धार्मिक ग्रंथ है, सेक्युलर वो ही उसके अलावा बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, फाहियान, ह्यून तसैंग, ये वो लोग हैं जो कि हमारे इंडिया में एक्सप्लोर करने के, अलेक्जेंडर, और इनकी बहुत अच्छी हैबिट थी कि हर चीज़ को ये नोट करते थे। और जब ये इंडिया से गए तो अपने वो एविडेंसेस या तो उनके वहाँ मिले या वो यहाँ छोड़ गए, और जिसके थ्रू बहुत कुछ पता लगा कि लोग हमारे देश के बारे में क्या पर्सपेक्टिव रखते थे, क्या क्या उन्होंने देखा कि कैसा था भारत, क्या उन्होंने चीज़ें देखी, क्या कल्चर फॉलो होता था, ये सब उनकी बुक्स के थ्रू पता नहीं। आज आप भी तो बुक्स पढ़ते हो, ये भी तो बुक ही है, ठीक है, ये बुक है जिसका PDF वर्जन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इससे आपको क्या पता लगा, इंडिया कैसा था, हिस्ट्री कैसी होती है, तो यू आर गेटिंग नॉलेज, ठीक है। अगर मैं आपको किसी एक हिस्टोरिकल साइट पर विजिट कराऊँ तो आप उस जगह के बारे में जानोगे कि किस तरह के पत्थर लगे हुए हैं, कौन राजा रहता था, किस तरह की डिज़ाइंस बनाई हुई है, तो यू कम टू नो अबाउट दोज थिंग्स। सिक्का दिखा दूँ मैं आपको, किसी को आप में से कोई बच्चे होंगे जो पुराने सिक्कों को इकट्ठा करते होंगे, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं उन बच्चों को, मतलब उन लोगों को, सॉरी, न्यूमिस्मैटिस्ट, जो लोग कॉइन्स को इकट्ठा करते हैं। ऐसे तो इकट्ठे करने वाले को न्यूमिस्मैटिस्ट नहीं कहते हैं, जो उनकी स्टडी करते हैं उनको न्यूमिस्मैटिस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल दीज थिंग्स, देखिए आप देख सकते हैं ये ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट है जो कौन सी भाषा में लिखा हुआ है। सेक्युलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर, इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं आपके, ठीक है। द अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, जो कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं कि जब मौर्यंस रूल किया करते थे तो किस तरह की वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे, ठीक है। इसके बाद मुद्रा रक्षसा बाय विशाखा दत्त, उनके सोर्सेज के थ्रू ये पता लगा कि नंदास और मौर्यास कैसे रहते थे, किस तरीके से नंदा डायनेस्टी को मौर्यास ने ओवरथ्रो किया था, यानी कि हटाया था। बनास हर्षचरिता विच हैज़ बीन कंपेयर्ड बाय डॉक्टर V.A. स्मिथ विद अबुल फजल अकबरनामा,
गिव्स एक्यूरेट एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्षा, किंग हर्षा के बारे में, क्या किन किन एरिया को उन्होंने कॉन्कर करा, क्या क्या वो किस तरीके से वो एडमिनिस्टर करते थे अपने एम्पायर को, वो सब। राज तरंगिनी बाय कलहन जो कश्मीर की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। द ड्रामाज ऑफ कालिदास, शकुंतला, मेघदूत एंड मालविकग्निमित्र शेड द लाइट ऑन द किस तरीके से संगाज अपने लाइफ जीते थे, क्या उनके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज के थ्रू भी पता लगी है। ठीक है, ट्रैवलर्स अकाउंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया कि बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में आए, उन्होंने अपने सोर्सेज में या कहीं भी उन्होंने ये चीज़ें इंडिया के बारे में मेंशन करी, जिसके थ्रू हमें पता लगा कि हाउ आवर कंट्री वॉज। ठीक है, हमारा कंट्री कैसा था। इसके बाद मेगास्थनीज ने अपनी बुक, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, जब आप लिखेंगे अपनी बुक में तो उनको जब आप पढ़ेंगे, इसको पढ़ रहे होंगे तो उसको आप अपनी कॉपी में नोट्स की फॉर्म में मार्क करते जाइएगा। ठीक है, वाई डेड सम ट्रैवलर्स गो टू डिस्टेंस लाइन, कि लोग क्यों बहुत दूर दराज के देशों में जाया करते थे, क्या कारण था इस चीज़ का। ठीक है, तो सम पीपल ट्रैवल टू डिस्टेंट लैंड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ऑब्वियसली कोई नौकरी की तलाश में गया, कोई खाने की तलाश में गया, कोई ऐसे घूमने ही चला गया, कोई पढ़ने के लिए गया, ऐसे बहुत सारे रीजंस थे। कोई ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए गया, कोई लड़ने के लिए ही चला गया। ठीक है, इस तरीके से लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह का दूर दूर तक ट्रैवल करना चालू करा। मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी। ठीक है, सिमिलरली द चाइनीज पिलग्रिम्स स्पेशली फाहियान, हियुन त्सांग, इत्सिंग, जो कि हमारे देश में नॉलेज की तलाश में आए थे। ठीक है, इन्होंने बुद्धिस्ट लिटरेचर को पढ़ना चाहा, इवन यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई भी करी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने जब यहाँ पर आए तो इन्होंने बहुत कुछ लिखे है, वो सोर्सेज यहाँ पर वो छोड़ के गए हैं। फाहियान डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र एंड गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एंड ह्यून त्सांग्स अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल कंडीशंस ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द मिडल 7th सेंचुरी, ये काफ़ी वो यूजफुल सोर्सेज थे जिसकी वजह से हम लोगों को, या जो भी लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री के बारे में, इंडिया को काफ़ी अच्छे से समझने में मदद मिली, उस समय के बारे में मदद मिली। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। इंस्क्रिप्शन, ये अशोकन पिलर है, यहाँ पर इस अशोकन पिलर के ऊपर मेंशन्ड है अलग अलग लैंग्वेजेस में। ठीक है, यहाँ पर बुद्धिज़्म के लेसन्स टीच किए गए हैं, आप लोगों ने विजिट किया होगा। ठीक है, इन जगहों पर। सो ये है कॉइन्स पुराने ज़माने के, गुप्ता पीरियड के समय का कॉइन यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, a large number of coins belonging to ancient times have also been found. These coins, कुछ सोने के सिक्के होते थे, कुछ चांदी के सिक्के, कुछ चमड़े के सिक्के भी होते थे, जो कि ये बताते थे कि वो राजा कितना वेल्दियर था। ठीक है, किसी पे किस भगवान का फोटो बन रहा है, किसी पे किसका इंस्क्रिप्शन हो रहा है, जिससे ये पता लगता था कि वो किसको मानते हैं, किनको ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, ये मॉन्यूमेंट्स आप लोग भी विजिट करते हैं, पुरानी जगहों पर, पुराने प्लेसेस पर आप लोग भी विजिट करते हैं। The ruins of old buildings, temples, palaces, stupas, caves, old towns, etc. provide, भले वो टूट फूट गए हैं आज के समय में, पर उनको रिस्टोर किया जा रहा है। वो हमारे पास्ट के बारे में हमें काफ़ी, उनके बारे में जो किताबें लिखी गई हैं वो हमें काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, मोहनजोदारो का एक्सकेवेशन, हरप्पा, सांगोल एंड सेवरल अदर साइट्स हैव प्रूव्ड दैट अ ग्रेट सिविलाइजेशन, के एक समय पहले इंडस नदी के आसपास भी लोग रहा करते थे, एक पूरा बसा हुआ देश था वहाँ पर, जहाँ पर लोग रहते थे, एक नॉर्मल लाइफ जीते थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। ठीक है, इसके अलावा इन सब बिल्डिंग से ये भी पता लगता है, ये मॉन्यूमेंट्स हैं, कि उस समय भी कितनी अच्छी तरीके से, सुंदर, या यूँ कह सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से बिल्डिंग्स को बनाया जाता था। आर्किटेक्चरल टेक्निक्स देखिए जिनको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और इवन जब खुदाई की गई तो बहुत सारी चीज़ें मिली, बोन्स मिले, यूटेंसिल्स मिले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, स्टैचूज मिले, स्कल्पचर्स मिले, जिससे ये पता चला कि यहाँ पर ये या तो वहाँ से कोई आया इन चीज़ों को लेकर, कि आज अगर मैं अपने घर के बाहर गड्ढा खोदती हूँ और मुझे कोई दूसरे जगह की कोई पुरानी चीज़ मिलती है तो इट्स हैव सम मीनिंग। ऐसा नहीं कि मैंने रातों रात उसको रख दिया हो। ठीक है, वो मिला है, यानी कि कुछ ना कुछ कारण है, उस
ये वहाँ की चीज़ इंडिया में मिल रही है, वो भी मेरे घर के बाहर, तो कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा कि वहाँ से कोई पर्सन उनको लेकर आए होंगे या तो यहाँ पर रहते होंगे जिसमें मैं आज रहती हूँ। तो ये सब उन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग, किसी भी बिल्डिंग की अगर एज पता करनी हो तो उस एज को पता करने के लिए एक टेक्निक होता है, जिसको एक मेथड होता है जिसको बोला जाता है कार्बन डेटिंग मेथड, जिससे हम एज पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, जिसके अंदर स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स आती हैं, उनको आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है। ठीक है, पहले के समय के लोग अपनी तस्वीर मूर्तियाँ बनवाना, सोने की चांदी की मूर्तियाँ बनवाना। ठीक है, तो नटराज का स्टैचू आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, डांसिंग शिवा जिनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ अजंता अलोरा की गुफाओं में अगर आप देखो दीवारों पर नक्काशियाँ हो रही, मंदिरों में आज आप विजिट करते हो पुराने समय के मंदिर में, तो वहाँ पर आप देखते हो कितनी सुंदर तरीके से पत्थरों पर कारीगरी की गई है। What does this all explains? ये हमारे पास्ट को बताते हैं कि उस समय भी इस एक्सट्रीम लेवल के जो कारीगर थे वो हुआ करते थे। ठीक है, उनके आर्किटेक्चरल स्किल्स को वो एक्सप्लेन करता है ये सब चीज़ें। ठीक है, नाउ ये वॉल पेंटिंग्स हैं, ये पॉटरीज बता रखी हैं। ठीक है, ये डू यू नो देखते हैं। In 1822, the French scholar Jean-François Champollion deciphered the heliographic script by successfully reading the inscription of the Rosetta Stone। ये आपके NCERT में मेंशन है Rosetta Stone के बारे में। ये एक पत्थर का एक टुकड़ा है जिसमें बहुत ही बारीक तरीके से मेंशन किया गया है। ठीक है, when scholars examined it, they found that it contained the same passage in 3 ancient scripts। कुछ और स्क्रिप्ट मिले थे उसकी तरह ही वही कंटेंट यहाँ पर भी इसके अंदर मेंशन किया गया है। Egyptian hieroglyphics, a simple Egyptian script and Greek। Since scholars could read the Greek and Egyptian writing, so कुछ लोग ऐसे थे जो कि उन भाषा को जानते थे, जिसकी वजह से उन्हें उनके मीनिंग्स पता लगे कि ये क्या था, उसकी वजह से वो ये पता कर पाए कि ये वाला कंटेंट इससे मैच कर रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल सोर्सेस की क्या इंपॉर्टेंस है ये अब हम देखते हैं। दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सो हिस्टोरिकल सोर्सेज, इस तरीके से अगर आप नई क्लास में एडमिशन ले रहे हो तो मुझे आपकी पुरानी क्लास के बारे में पता होना चाहिए, आपका पास्ट पता होना चाहिए, आपके स्कूलिंग, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस पता होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें पास्ट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हमें उसका पास्ट पता होना चाहिए। आज आप रेजोनेंस में एडमिशन लेते हो तो आप यहाँ के रिजल्ट्स और इन सबको देखते हुए ही आते हो, तो आपने पास्ट देखा तब आप प्रेजेंट में उस चीज़ के बारे में ऑप्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको उसकी नॉलेज है। ठीक है, आजकल तो गूगल के थ्रू बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो हम अलग अलग ग्रुप्स के बारे में, ये तो मैंने बहुत जनरल एग्जांपल दिया आपकी लाइफ से, अगर मैं आपकी बुक के हिसाब से चलूँ तो अलग अलग लोगों के कल्चर, रिलीजन, उनके रहने सहने का तरीका, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ के बारे में हमें जानने में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद जो आपका कंटेंट है वो सारा आपका एक्सरसाइज का है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू एवरीवन।